आज मैं एक ब्राजीलियाई डायस्टोपियन थ्रिलर सीरीज की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसे 3% कहा जाता है। फिल्म का आधार भविष्य में बहुत दूर है जब दुनिया दो हिस्सों में विभाजित हो गई है। पहली श्रेणी को अमीर कहा जाता है जहां लोग विलासिता में रहते हैं। उनके पास वो सब कुछ है जो वे जीवन में चाहते हैं, पैसा, खुशी, मनोरंजन और इसी तरह। जबकि दूसरा एक झुगी बस्ती है जहां कोई अस्पताल, स्कूल, दवाएं, टीके या रोजगार नहीं है। मलिन बस्तियों के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अमीर श्रेणी में अपग्रेड करने का एक ही मौका दिया जाता है। जब वे 20 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें एक चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसे मुख्य रूप से द प्रक्रिया कहा जाता है। उक्त प्रक्रिया में केवल 3% लोगों का ही चयन किया जाता है। चुने हुए लोगों को अपना जीवन सभी समस्याओं से मुक्त रहने के लिए मिलता है, जबकि अन्य को अपने दयनीय जीवन जीने के लिए वापस झुग्गियों में भेज दिया जाता है। एक सुबह यह घोषणा की जाती है कि प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रक्रिया के लिए पंजीकरण कराने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वे मुख्यालय आएं। इस वर्ष प्रतिभागियों में से एक में मिशेल नाम की एक लड़की भी शामिल है। उसके कानों के पीछे एक अंगूठी बताती है कि वो 40 मिनट में मुख्यालय पहुंच जाएगी। डिवाइस को तब डाला गया था जब उसने प्रक्रिया के लिए पंजीकरण किया था। भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास एक उपकरण अंतर्निहित होता है जो उनकी आधिकारिक पहचान के रूप में कार्य करता है। ब्रूना नाम के ब्लॉक से मिशेल और उसकी सहेली कई अन्य 20 वर्षीय बच्चों के साथ मुख्यालय में घबराहट के साथ अपना रास्ता बनाती है। प्रवेश करने से पहले उन्हें वर्दी में बदलने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद अजेक्वेल नाम की प्रक्रिया का मुख्य ओवसियर उन्हें कार्यक्रम के महत्व के बारे में भाषण देता है। यह पता चला है कि कार्यक्रम का आविष्कार संस्थापक जोड़े नामक किसी व्यक्ति ने किया था। वो संस्थापकों के बारे में गहराई से नहीं बताता है, लेकिन उस विद्रोही समूह का उल्लेख करता है जो इस विचार का विरोध करता है। भाषण के बाद अजेक्वेल एलाइन नाम के एक नए कर्मचारी से मिलता है। वो बताती है कि वो अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए अमीर श्रेणी से आई है। इजेक्वेल घुसपैठ से खुश नहीं है लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ नहीं जा सकता। इस बीच प्रतिभागियों को अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन के लिए इंटरव्यू कक्षों में भेजा जाता है। यह उनका पहला काम है और जिन्हें अयोग्य समझा जाएगा उन्हें प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही घर लौटना होगा। मिशेल का इंटरव्यू लेने वाला उससे उसके जीवन के बारे में कई व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है। वो बताती है कि उसका प्रेमी पिछले साल एक प्रतिभागी के रूप में आया था और घर नहीं लौटा। वो मानती है कि वो सफल हुआ लेकिन इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि हो सकता है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी मृत्यु हो गई हो जो प्रतिभागियों के लिए असामान्य नहीं है। अपने प्रेमी पर उसकी भावनात्मक निर्भरता का परीक्षण करने के लिए उसे एक लॉकेट निकालने के लिए कहा जाता है जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करती है तो इंटरव्यू लेने वाला उसका चयन करता है। वहीं माको नाम का एक लड़का पूरे आत्मविश्वास से सभी सवालों का जवाब देता है। उनके परिवार में सभी ने हमेशा चयन को पारित किया है, उसके डर की कमी ने उसे पहले दौर में पहुंचा दिया। एलेक्स नाम के लड़के के लिए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वो आत्मविश्वास से अपने बारे में 20 मिनट तक बात करता है लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि उसके शब्द प्रामाणिक नहीं लगते। वो प्रतियोगिता को हटाने से पहले अनुचित होने के बारे में हंगामा करता है। फिर हमारा परिचय जोआना से होता है, जो एक ऐसी लड़की है जिसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। वो उन सभी में से सबसे चतुर है जो इंटरव्यू लेने वाले द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाता है, इसलिए उसे भी चुना जाता है। अंत में फर्नांडो है, एक विकलांग व्यक्ति जिसके बचने की संभावना उसकी विकलांगता के कारण कम होती है। फिर भी उनका दृढ़ संकल्प उन्हें इंटरव्यू के माध्यम से ले जाता है। समूह कुछ समय के लिए एक दूसरे की उपेक्षा करते हैं, इस बात से अनजान होते हैं कि उनके भाग्य आपस में जुड़ने वाले हैं। अगाता नाम के एक कर्मचारी को उनके कार्यक्रम में एक जासूस मिलाता है। यह पता चला है कि एक उसको विद्रोही समूह द्वारा भेजा गया है। वर्तमान में उसे यह बताने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि योजना में और कौन है। बुरी तरह से पीटे जाने के बाद उन्होंने खुलासा किया कि प्रतिभागियों के नए बैच में एक तिल भी है। शेष कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने के लिए अजेक्वेल और अगाटा को जितनी जल्दी हो सके उस व्यक्ति को निकालना होगा, लेकिन उन्हें पहले यह पता लगाना होगा कि वो व्यक्ति कौन है। मलिन बस्तियों में विद्रोही संगठन द कॉज के सदस्यों के बीच एक बैठक होती है। उनका मानना है कि हर कोई एक गुणवत्तापूर्ण जीवन का हकदार है और यह प्रक्रिया समाज में उच्च और निम्न वर्ग बनाने के लिए सिर्फ प्रचार है। समूह के नेता को विश्वास है कि कार्यक्रम में भेजे गए व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाएगा। मुख्यालय में वापस एलेक्स अकल्पनीय काम करता है क्योंकि उसे चुना नहीं गया था। अन्य लोग इस घटना से स्तब्ध हैं और उन्हें अधिकारियों द्वारा दूसरे कमरे में ले जाना पड़ता है।
उसके बाद यह सुनिश्चित करने के लिए उनके कान के उपकरणों को स्कैन किया जाता है कि वे पंजीकृत प्रतिभागी हैं। जोआना ने देखा कि उसके सामने राफेल नाम के लड़के के कान के पीछे 3 टांके लगे हैं जो सामान्य 2 टांके लगाने से अलग है। वो उसे धोखेबाज कहकर बुलाती है, लेकिन वह जोर देकर कहता है उसने सही तरीके से रजिस्टर किया है। जब उसे मॉनिटर से स्कैन किया जाता है तो वह पकड़ा नहीं जाता। जोआना को यकीन है कि उसने गलत तरीके से परीक्षण को पास कर लिया है, लेकिन वह अधिकारियों को सूचित नहीं करती है, अपने लाभ के लिए जानकारी का उपयोग करने की योजना बना रही है। फिर वे जिस समय का इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार आ गया और उन्हें उनके पहले काम के लिए एक कमरे में ले जाया गया। टेबल के बीच में बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक सेट रखा गया है। प्रतिभागियों को उनका उपयोग करके 10 मिनट में 9 क्यूब बनाने होंगे। लेकिन फर्नांडो ब्लॉकों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है। मिशेल खुद के लिए ब्लॉक लेने से पहले सहजता से उसकी मदद करती है। वे तुरंत काम पर लग जाते हैं और टाइमर के टिकने पर काम करना जारी रखते हैं। आखिरी कुछ सेकंड में मिशेल आखिरी क्यूब बनाने के लिए संघर्ष करती है। उसके संघर्ष को देखकर फर्नांडो उसकी मदद करता है और पहले से बनाए गए 8 घनों में से एक बड़ा घन बनाता है। जब टाइमर बंद हो जाता है, राफेल का एक क्यूब कम है, इसलिए वो अपने बगल के एक लड़के से चोरी करता है। जोआना ने 11 क्यूब बनाए हैं जिससे वह टेस्ट को आसान से पास कर लेगी। मिशेल ने भी 9 क्यूब बनाए हैं जिनमें से एक बड़ा है जिससे वो भी टेस्ट को आसानी से पास कर देती है। गेम के बाद हर कोई राफेल को अलग तरह से देखने लगता है। वे उसे धोखेबाज कहते हैं और उसकी पीठ पीछे बात करते हैं। वो जानबूझकर लड़ाई का कारण बनता है और लोगों के एक समूह द्वारा पीटा जाता है। जब वे अंततः रुकते हैं तो जो प्रतिभागी पहले उनका अपमान कर रहे थे अब उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। जोआना उसे अपने पक्ष में रहने के लिए कहती है क्योंकि अगर वह उसे धोखा देता है तो वह अधिकारी को उसके झूठे पंजीकरण के बारे में बताएगी। एजेक्वेल के कार्यालय में एलाइन प्रक्रिया को संभालने के तरीके के बारे में उससे प्रश्न कर रही है, लेकिन इससे पहले कि हम उसके बारे में और जानें वे बाधित हो जाते हैं। इस बीच अगाटा को पता चलता है कि या तो मिशेल या ब्रूना में से कोई विद्रोही समूह का है। उन्हें एक तरफ लाया जाता है और यह बताने के लिए कहा जाता है कि उनमें से कौन समूह के साथ है। दोनों जीवन भर पड़ोसी रही हैं और हमेशा एक दूसरे के करीब रही हैं। अगर वे सच नहीं बोलती हैं तो अगाता के पास उन दोनों को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। जब वह नहीं देख रही होती है तो मिशेल का सुझाव है कि वे उस पर हमला करें क्योंकि यह जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। ब्रूना इस योजना के लिए सहमत हो जाती है। अगाटा वापस आती है लेकिन मिशेल आखिरी सेकंड में ब्रूना को धोखा देती है, जिससे वो अगाटा पर अकेली हमला करती है और गोली मारकर उसकी हत्या कर देती है और मिशेल आज़ाद हो जाती है। तब यह पता चलता है कि मिशेल वास्तव में जासूस है और विद्रोही समूह के लिए काम कर रही है। हालांकि वो और ब्रूना बचपन से दोस्त थे, लेकिन उन्होंने एक बड़े उद्देश्य के लिए अपना बलिदान दिया। उसे अपने प्रेमी के लिए जो कहानी बनाई थी वो भी झूठी थी। वास्तव में वो अपने भाई की तलाश में आई थी, जो इस प्रक्रिया से गुजरा और फिर कभी नहीं लौटा। निम्नलिखित दृश्य में हमें फर्नांडो की पृष्ठभूमि से परिचित कराया जाता है। उनका पालन पोषण उनके पिता ने किया, जिन्होंने उन्हें इस प्रक्रिया को पारित करने के विलक्षण उद्देश्य को बढ़ावा दिया कि अपनी विकलांगता को अपने उद्देश्य के बीच एक समस्या नहीं बनने देना है। शारीरिक जांच के दौरान उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जो उसे दवा का इंजेक्शन लगाता है। उसके जीवन में पहली बार उसके पैरों में दर्द पैदा करती है। डॉक्टर कहता है कि यदि वह प्रक्रिया को पास कर लेता है तो वह उचित उपचार प्राप्त करने में सक्षम होगा और किसी दिन चल सकता है। फर्नांडो को नहीं पता कि इसके बारे में कैसा महसूस करना है क्योंकि उसने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि वह कभी नहीं चलेगा। अगले कार्य के लिए प्रतिभागियों को एक समूह में रखा जाता है और एक कमरे में ले जाया जाता है। इसमें खाने की मेज पर 4 पुतलों के चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं। समूह को यह पता लगाना है कि गहरे नीले रंग के कपड़ों में महिला के साथ क्या हुआ। वे जल्दी से स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं, अपने विचारों का सुझाव देते हैं। बहुत सोचने के बाद फर्नांडो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि महिला को जहर दिया गया था। उसका पति उसके पास बैठा है क्योंकि उन दोनों के जूतों पर गंदगी है, इसलिए वे दूसरे के घर पर मेहमान होंगे। हालांकि वो दूसरे आदमी की ओर मुड़ रही है। इसका मतलब यह हो सकता है कि उसका उसके साथ अफेयर चल रहा था और इसलिए उसकी पत्नी ने उसे जहर दिया था जिसने खाना बनाया था। यह पत्नी के भावहीन चेहरे की व्याख्या भी करता है। सभी उसके सुझावों से सहमत है, लेकिन राफेल आपत्ति करता है। कहता है कि महिला को चांदी की कटलरी से एलर्जी की प्रतिक्रिया हो रही है।
चूंकि सभी ने कम से कम एक चांदी के गहने पहने हैं और महिला ने कांच की अंगूठी और लकड़ी का हार पहना है, इसलिए वह मानता है कि उसे चांदी से एलर्जी है। वो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष की ओर मुड़ रही है क्योंकि वह एक डॉक्टर है। दराज के माध्यम से देखने पर उन्हें मानव शरीर के चित्र मिलते हैं जो उसी की ओर इशारा करते हैं, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं करता है कि मेजबान महिला का चेहरा भावहीन क्यों है। जोआना, जो पूरे समय शांत रहती थी, बताती है कि वो महिला अंधी है क्योंकि उसके पास स्टडी टेबल के किनारे कोई दिया नहीं है। वे दूसरे दराज की जांच करते हैं और ब्रेल में लिखी एक किताब पाते हैं। बाहर एलाइन एजेक्वेल की हर गतिविधि पर नजर रख रही है। वो भेष बदलकर अविकसित शहर में गहराई तक जाता है लेकिन कहीं रुकता नहीं है। अचानक वो कैमरे को हरे रंग में चमकते हुए देखता है और महसूस करता है कि कोई उसे देख रहा है। वो भाग जाता है और रास्ते में फलों का एक गुच्छा गिरा देता है। चूंकि वीडियो में उसका चेहरा साफ नहीं है, इसलिए एलाइन को सच्चाई को उजागर करने के लिए दूसरा तरीका सोचना होगा। इस बीच समूह एक रिबन निकालने और सबसे छोटा टुकड़ा पाने वाले को हटा देने का सहारा लेता है। अंत में जोआना सबसे छोटा टुकड़ा प्राप्त करती है। जैसे ही विजेता बाहर जाते हैं, अंतिम व्यक्ति को पता चलता है कि उसके पास कोई सिक्का नहीं है। यह पता चलता है कि जोआना ने इसे चुराया था, इसलिए भले ही वह हार गई, उसने अंतिम व्यक्ति को बहिष्कृत करने के लिए धोखा दिया। वो चुपके से अंतिम दृश्य में समूह के बाकी सदस्यों में शामिल हो जाती है, जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।